मॉर्निंग। लास्ट टाइम तक हमने फोटोसिंथेसिस में NADPH प्रोडक्शन यानी एसिमिलेटरी पावर जनरेशन पर बात कर ली थी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट है, जो चेन में आएगा, उसको हम डिस्कस करें, एंड दैट्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है ATP प्रोड्यूस करना, और फोटो लग गया, इसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन करना। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को आर्नोन ने स्टडी किया था, और इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशंस को डिस्कवर किया कि किस तरह ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP का निर्माण करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में दो मेन मेथड्स हैं। पहला मेथड साइक्लिक मेथड है। हम पहले प्रोसेस पर बात कर लें। हमारे पास यहाँ पर जो मेन रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल होगा वो क्लोरोफिल A का P700 मॉलिक्यूल होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिएक्शन सेंटर को मूव करती है, और यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 का होगा, P700। लाइट का इंसिडेंस हुआ, ये एक्साइट हुआ, और इसने इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया। पहले की तरह ये इलेक्ट्रॉन अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि P700 के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, जो वास्तव में एक आयरन सल्फर मॉलिक्यूल है। इस आयरन सल्फर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को गया, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फेरेडॉक्सिन से अगर ये एक नॉन साइक्लिक मेथड होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADPH को चला जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेथड साइक्लिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके वापस कीनॉन कंपाउंड को आता है, जहाँ से ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन को जाएगा और लौटकर वापस आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पुनः लौटकर अपने सोर्स के पास आ गया। इसलिए इस मेथड को साइक्लिक कहते हैं। लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या Z स्कीम ड्रॉ किया था, वहाँ इलेक्ट्रॉन लौटकर अपने सोर्स के पास या रिएक्शन सेंटर के पास वापस नहीं आता। यहाँ इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस अपने सोर्स के पास आया। सिंबॉलिकली यहाँ पर हम 2 ATP का फॉर्मेशन जो है वो मार्क करते हैं। एक इस जगह पर जहाँ ATP का फॉर्मेशन हम दिखाएंगे, और एक ATP का फॉर्मेशन हम यहाँ दर्शाता है। ये कैसे होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस मेथड में कुछ और खास बातें हैं, जैसे
प्रोकैरियोटा में यही डोमिनेट करता है मेथड। यूकैरियोट्स में ये मेथड पाया तो जाता है, लेकिन डोमिनेट वहां पर नॉन साइक्लिक मेथड करता है। जबकि प्रोकैरियोटा में जो वास्तव में ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया हैं उनमें PS2 पाया ही नहीं जाता। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये मेथड डोमिनेट करेगा। हालांकि प्रोकैरियोटा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल हैं उन ब्लू ग्रीन एल्गी में PS2 पाया जाता है, पर बाकी जो बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेटिक, जिन्हें ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया कहते हैं, उनमें PS2 नहीं पाया जाता, सिर्फ PS1 होता है। इसलिए साइक्लिक मेथड ही सिर्फ वहां पर पाया जाएगा, नॉन साइक्लिक नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इस मेथड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। जो हमने NADPH प्रोडक्शन है जेड स्कीम में देखा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं होगा। इस वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। इसके अलावा इस मेथड में NADPH का प्रोडक्शन भी एब्सेंट होता है, क्योंकि PS2 काम नहीं कर रहा। NADPH बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का नॉन साइक्लिक पाथ में मूव करना जरूरी है, और यहाँ क्योंकि मेथड में इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस आ जा रहा था जैसा हमने देखा, तो यहाँ पर NADPH का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड, जबकि नॉन साइक्लिक मेथड में ATP और NADPH दोनों का निर्माण होता है। यहाँ पर सिर्फ ATP का निर्माण होगा, NADPH का निर्माण नहीं होता। ये इसकी एक और खास बात है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ डाइज होती हैं, जैसे डाइक्वेट एंड पैराक्वेट, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड साइक्लिक पाथवे के इनहिबिटर्स हैं। डाइक्वेट एंड पैराक्वेट ये दोनों साइक्लिक मेथड के इनहिबिटर्स होते हैं। तो साइक्लिक मेथड में इन बिंदुओं को याद रखना जरूरी है। ये कॉमन सवाल है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का अलग अलग डिस्क्रिप्शन पूछा जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन में, या साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बीच के डिफरेंस पूछे जाते हैं। हम फिर से क्लियर कर लें, ये मेथड डोमिनेट करता है प्रोकैरियोटा में, लेकिन यूकैरियोटा में नॉन साइक्लिक डोमिनेट करता है। यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ प्रोडक्शन होता है। यहाँ सिर्फ NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, वहाँ NADPH2 प्रोड्यूस होती है। यहाँ सिर्फ ATP का निर्माण होगा, जबकि नॉन साइक्लिक मेथड में NADPH और ATP दोनों का निर्माण होता है। रही बात इनहिबिटर्स की, यहाँ डाइक्वेट और पैराक्वेट ये दोनों साइक्लिक मेथड के इनहिबिटर हैं, जबकि नॉन साइक्लिक मेथड अगर हम कहें तो नॉन साइक्लिक मेथड के अपने इनहिबिटर्स होते हैं, जिन्हें CMU और DCMU कहा जाता है। ये यूरिया बेस्ड कंपाउंड्स हैं।
जिन्हें मोनोयूरॉन और डाईयूरॉन नामों से जाना जाता है। ये क्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया है, ये डाईक्लोरोफिनाइल डाईमिथाइल यूरिया है। ये दोनों कंपाउंड जो हैं, ये दोनों कंपाउंड इनहिबिटर्स हैं ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके दोनों इनहिबिटर्स हैं। ये बात हमें याद रखना चाहिए। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मेथड में हमने सिर्फ ये देखा कि सिंबॉलिकली किस तरह से एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा प्रोसेस नहीं देखा कि वास्तव में एटीपी बनता क्यों है। यानी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम नॉन साइक्लिक के नाम से भी जानते हैं, वो देख लिया। हमने देख लिया कि एक और मेथड है साइक्लिक नाम का, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेथड से एटीपी का फॉर्मेशन किस तरह से रिलेटेड है, वास्तव में फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, वास्तव में प्रोटॉन क्या काम आते हैं, वो सारी घटनाएं अभी तक हमने नहीं देखी हैं। अब हम एक कॉमन डायग्राम के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एटीपी का निर्माण होता कैसे है, कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, एटीपी का निर्माण कैसे होता है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। थैंक यू।